नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे द्वितीय विश्व युद्ध यानी वर्ल्ड वॉर टू के बारे में। वर्ल्ड वॉर टू को टोटल वॉर अथवा ग्लोबल वॉर भी कहा जाता है। ग्लोबल वॉर इसलिए क्योंकि इसमें कई कॉन्टिनेंट्स इन्वॉल्व थे, और टोटल वॉर इसलिए क्योंकि इससे पहले जो युद्ध होते थे उसमें सिर्फ सैनिक इन्वॉल्व होते थे, लेकिन इस बार जो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ उसमें पब्लिक भी इन्वॉल्व थी। इसमें सिविलियंस भी मारे गए थे। इस युद्ध में लगभग 6 से 8 करोड़ लोग मारे गए थे, जिसमें 5 करोड़ सिविलियंस थे और 2.5 करोड़ सोल्जर्स थे। ये युद्ध 1 सितंबर 1939 से लेकर अगस्त 1945 तक चला, लेकिन कुछ हिस्टोरियंस का मानना है कि ये युद्ध 1937 के सीनो जापान वॉर से ही चालू हो गया था। ये युद्ध अब तक के डेडलिएस्ट कॉन्फ्लिक्ट इन ह्यूमन हिस्ट्री में गिना जाता है। इसमें 2 ग्रुप इन्वॉल्व थे। पहला था एलाइज और दूसरा था एक्सिस। एलाइज में यूके, फ्रांस, यूएसए, यूएसएसआर, चाइना ये बड़े देश शामिल थे, और छोटे देशों में पोलैंड, यूगोस्लाविया और ग्रीस। वहीं दूसरी ओर एक्सिस पावर में थे नाज़ी जर्मनी, इटली और जापान। ये एक ऐसा युद्ध था जिसने पूरी दुनिया के एक भूगोल को ही बदल के रख दिया था, उसकी अर्थतंत्र को बदल दिया, उसकी इकोनॉमिक्स को बदल दिया, पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को बदल दिया। तो आइए अब हम जानते हैं कि आखिर वो क्या कारण थे जिसने एक ऐसे युद्ध को जन्म दिया जिसने पूरी दुनिया को ही बदल कर रख दिया। पहला कारण था राइज ऑफ मिलिट्रिज्म, मतलब जापान में बहुत बड़ी तादाद में मिलिट्री में भर्ती होने लगी थी। और दूसरा कारण था जो नाइंसाफ़ी हुई थी ट्रीटी ऑफ वर्सल्स में 1919 में, जिसके बारे में हमने पिछले वीडियो में बात की थी वर्ल्ड वॉर 1 के बाद, जिसमें फ्रांस ने एक बदले की भावना के साथ पूरा का पूरा जर्मनी के साथ एक ट्रीटी की थी। और एक और कारण ये था इम्पीरियलिज्म की डिमांड। जैसे कुछ पुराने एम्पायर थे, यूके थे, फ्रांस थे, उसी के राइवल्स में कुछ देशों को एक शौक़ चढ़ गया था कि अब हम भी अपना एक एम्पायर बनाएंगे। तो जर्मनी और जापान इन लोग भी अपना एम्पायर फैलाने में लग गए थे। इन देशों में डिक्टेटरशिप आ चुकी थी और लीग ऑफ नेशंस पूरी तरह से फेल हो चुके थे। जब इस तरह के छोटे मोटे एनेक्सेशन हो रहे थे तो लीग ऑफ नेशंस बहुत बड़ा फेलियर साबित हो रहा था। अब हम बात करते हैं हिटलर और नाज़ीवाद के उदय के बारे में। जैसा कि हमने बताया कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद जर्मनी बहुत तरीके से बर्बाद हो चुका था, और एक उनके साथ एक ट्रीटी के नाम पे एक लूटपाट की गई थी, जिसमें उनके हथियार छीन लिए गए थे, उनके आसपास की ज़मीनें छीन ली गई थी पड़ोसी देशों के द्वारा, उनके ऊपर पेनाल्टी लगा दी गई थी युद्ध की, और पूरी कार्रवाई एक बदले की भावना के साथ किया गया था और जर्मनी की प्रजा का कोई ध्यान नहीं रखा गया था। इससे जर्मनी की पब्लिक बहुत नाराज थी, क्योंकि जर्मनी में बस एक काम चलाऊ सरकार हुआ करती थी और जर्मनी की पब्लिक इस काम चलाऊ सरकार से खुश नहीं थी। और ठीक उसी की तरह एडोल्फ हिटलर, जो प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी के लिए लड़ा था, वो भी खुश नहीं था। इसलिए उसने अपनी एक पार्टी बनाई जिसका नाम था नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी। अगर जर्मन भाषा में कहें तो इसका शॉर्ट फॉर्म होता है नाजी। इनकी मूल विचारधारा थी कि ये खुद को आर्यन रेस का मानते थे और बाकी किसी भी नस्ल की इज्जत नहीं करते थे। ठीक उसी बेसिस पे इनका पॉलिटिकल एजेंडा चला करता था। इनका पॉलिटिकल मुद्दा ही यही था कि ये इस तरह की ट्रीटी से जर्मनी को आज़ादी दिलवाएंगे। और एक बार इन्होंने बर्लिन पहुंचकर सरकार का तख्ता पलट करने की कोशिश की, लेकिन वो कोशिश नाकाम साबित हुई और हिटलर को जेल हुई। जब हिटलर बाहर आया तो उसके पार्टी को बैन कर दिया गया था, लेकिन पब्लिक का सपोर्ट उस पार्टी पर इतना था कि उस बैन को वापस लेना पड़ा था। और हिटलर ने भी एक शर्त मानी थी कि अब वो जो भी काम करेगा वो कानून के दायरे में रहकर ही करेगा, और वो अपनी पार्टी चलाने में लग गया। फिर 1932 में एक इलेक्शन हुआ, जिस इलेक्शन में हिटलर की नाजी पार्टी को 40% वोट मिला। अब दूसरी पार्टियों को समझ में आ चुका था कि इनसे गठबंधन किए बगैर अब हमारे यहाँ
सरकार नहीं बन सकती। इसलिए जर्मनी के प्रमुख ने बुलाया हिटलर को और उसे कैबिनेट मिनिस्टर तक का ऑफर दिया, लेकिन हिटलर को ये मंजूर नहीं था। वो सीधा चांसलर बनना चाहता था। चांसलर का मतलब समझ लीजिए कि इंडिया के दृष्टिकोण से एक प्रधानमंत्री, तो वो वही पोस्ट पाना चाहता था और उसने वो पोस्ट हासिल कर भी ली और 1933 में वो जर्मनी का चांसलर बन गया। कुछ समय बाद जर्मनी के प्रमुख की हत्या हुई और उसके बाद हिटलर ने अपने आप को सर्वे सर्वा घोषित कर दिया। वो चांसलर के साथ साथ जर्मनी का चीफ फ्यूरर भी बन चुका था और उसने अपने पॉलिटिकल मुद्दे पे काम करना चालू कर दिया। उसने जर्मनी में मिलिट्राइजेशन चालू करवा दी। पहले एक ट्रीटी ऑफ वर्सल्स में ये था कि जर्मन जो है 1 लाख से ज्यादा सोल्जर्स नहीं रख सकता, लेकिन उस ट्रीटी को खत्म करके उसने मिलिट्रिज्म बढ़ा दी। हथियारों का उत्पादन भी तेज कर दिया। पूरी जर्मनी को उत्पादन की ओर ही ढकेल दिया और उसने ज्यूस के साथ भी बहुत गलत किया। अब देखिए यहाँ पे एक बहुत गलत काम हुआ था। ज्यूस एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी फैलाने लगे थे कि ये जो वर्ल्ड वॉर हारे थे ये ज्यूस की वजह से ही हारे थे, जबकि ऐसा नहीं था। ज्यूस भी लड़े थे। इन्होंने ज्यूस के हाथ में स्टार बनाना कंपलसरी कर दिया था, मतलब कि एक मार्किंग कंपलसरी है कि इनके हाथ में स्टार ऑफ डेविड बना होना चाहिए, जिससे ये पहचान में आ सके कि ये ज्यूस हैं। उनके फंडामेंटल राइट्स को छीन लिए गए। वहीं दूसरी ओर सीनो जापान वार भी चल रहा था, जिसमें कुछ हिस्सों पे जापान ने कब्जा कर लिया था। वहीं यूरोप में राइनलैंड नामक एक जगह पे, जो कभी जर्मनी का हिस्सा था, फ्रांस में चला गया था, उसी राइनलैंड में को वापस कब्जा कर लिया था हिटलर ने। और इटली यानी रोम और बर्लिन यानी जर्मनी, इन दोनों के बीच भी एक पैक्ट हो गया था, एक अलायंस हो गया था। और फिर तीसरा अलायंस हुआ था जापान के साथ। तो ये एक तिकड़ी थी जो जम चुकी थी। एक थे हिटलर जो अपने एक एम्पायर फैलाना चाहते थे, दूसरे थे इटली के मुसोलिनी जो एक रोमन एम्पायर के जैसा ही एक एम्पायर बनाने का ख्वाब देख रहे थे, और तीसरे थे जापान के राजा जो ब्रिटेन के टक्कर में एक एम्पायर खड़ा करना चाह रहे थे। 1938 में इन्होंने ऑस्ट्रिया को भी एनेक्स कर लिया था। फिर उसके बाद चेकोस्लोवाकिया को भी एनेक्स कर लिया और लीग ऑफ नेशन वाले मुंह ताकते रह गए। 1939 में पूरा का पूरा चेकोस्लोवाकिया कॉन्कर्ड हो चुका था जर्मनी के द्वारा और उनका अगला टारगेट पोलैंड था, लेकिन उनकी ट्रीटी यूके और फ्रांस के साथ थी, इसलिए वो प्रोटेक्टेड थे। फिर उसके बाद जर्मनी का पैक्ट यूएसएसआर के साथ हुआ, लेकिन यूएसएसआर के साथ जो संधि हुई, जो पैक्ट हुआ, वो ज्यादा दिन तक नहीं टिका। इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। 1939 1 सितंबर को जर्मनी ने पोलैंड पे अटैक किया। चूंकि पोलैंड के ऊपर संरक्षण था फ्रांस और ब्रिटेन का, तो इसलिए ब्रिटेन और फ्रांस ने जर्मनी के ऊपर वॉर डिक्लेयर कर दी और यूएसएसआर ने पोलैंड के ऊपर ईस्ट से अटैक किया था, वहीं जर्मनी ने वेस्ट से अटैक किया था और 2 भागों में बढ़ गया था। और यहाँ से वर्ल्ड वॉर 2 एक तरह समझ लो डिक्लेयर हो चुका था। 1940 में जर्मनी ने डेनमार्क और नॉर्वे को भी इन्वेड कर लिया था। उसके बाद बेल्जियम और नीदरलैंड भी इनके लपेटे में आ चुके थे। यूएसएसआर ने बाल्टिक स्टेट्स को ऑक्यूपाई कर लिया था और इटली भी फ्रांस में इन्वेड कर चुका था और जर्मनी ने फ्रांस में 10 जून को आक्रमण किया और 14 तारीख तक ये लोग पेरिस पहुंच चुके थे और पेरिस पे भी पूरी तरह से कब्जा हो चुका था। उसके बाद ये जो तिकड़ी थी जापान, जर्मनी और इटली, इन लोग के बीच में भी पैक्ट हुआ। उसके बाद हंगरी, बुल्गारिया और रोमानिया भी जुड़ गए। 1940 में जर्मनी ने यूगोस्लाविया और ग्रीस पर भी आक्रमण किया और उनको इन्वेड कर लिया। फिर उसके बाद अचानक से एक ट्विस्ट आता है और वो ट्विस्ट क्या होता है, कौन सी मूर्खता होती है जिसके कारण एक्सेस पावर हार जाता है, वो था 1941, जिस समय एक्सेस पावर ने यूएसएसआर पर हमला किया। ये एक ऐतिहासिक बेवकूफ़ी होती है और ऐसी बेवकूफ़ी जो हिटलर जिस तरह की बेवकूफ़ी करने के लिए जाना नहीं चाहता, और वो इसलिए किया था क्योंकि देखा था कि यूएसएसआर के पास एक बहुत बड़ा लैंड है और जर्मनी चाहता था कि किसी तरह से एक बड़ा लैंड आ जाए जिससे खेती करने में, अनाज उगाने में हमें दिक्कत ना हो और ज़्यादा से ज़्यादा माल सप्लाई होता रहे, और आबादी भी कम है तो हमें एक बड़ा एरिया मिल जाएगा खेती किसानी करने के लिए। इसलिए वो यूएसएसआर पे अटैक किया, लेकिन जर्मनी की जो सेना थी वो इतने ठंड को नहीं सह सकती थी जितने ठंड रशिया में पड़ता है, और वहां से नाजियों का डाउनफॉल चालू हुआ। मतलब जितना तेजी से ऊपर गए थे उतनी ही तेजी से ये लोग नीचे आने लगे। वहीं दूसरी ओर पैसिफिक तरफ
जापान जो है वो चाइना को कॉन्कर कर ही चुका था और एक्सिस में ज्वाइन होने के बाद उसने अपने वेस्टर्न हिस्से पे और कब्जा करना चालू किया था, जैसे फिलीपींस, बर्मा, हांगकांग, सिंगापुर, इन सब जगहों पे कब्जा करना चालू कर दिया था। फिर उसके बाद हुआ ये कि यूएसए की जो सरकार थी उसने एक डिसीजन लिया कि वो जापान को तेल सप्लाई करना बंद कर दिया। तो उससे जापान को एक बहुत बड़ा नुकसान हो रहा था। जापान का जो भी ऑयल रिसोर्स था वो अमेरिका से ही आ रहा था और जापान को ये लगने लगा कि आज तो तेल बंद किया है, कल को ये हम पर आक्रमण कर सकते हैं हमें हमारे कमजोर होते ही, तो इससे पहले कि हमारे पास के रिसोर्सेस खत्म हो हम इन पर ही आक्रमण कर देते हैं। और इन्होंने एक बहुत ही फेमस पर्ल हार्बर अटैक किया, जिसके ऊपर एक मूवी भी आ चुकी है बेन एफ्लेक की। पर्ल हार्बर अटैक के बारे में एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी ये है कि ब्रिटिश इंटेलिजेंस को इस बारे में पता था, लेकिन उन्होंने जानबूझकर यूएसए को नहीं बताया था, क्योंकि ब्रिटेन चाहता था कि किसी तरह से यूएसए भी इस वॉर में शामिल हो जाए। और इसी पर्ल हार्बर के अटैक के बाद यूएसए की फिर से एंट्री होती है वर्ल्ड वॉर 2 में। इससे पहले वर्ल्ड वॉर 1 में भी यूएसए ने अपने आप को दूर रखा था और ठीक उसी तरह वर्ल्ड वॉर 2 में भी यूएसए दूर ही था, लेकिन जब इनके ऊपर आक्रमण होता है और बाकी सब कमजोर हो जाते तब यूएसए की एक एंट्री होती है किसी न किसी रीजन से। और कईयों को तो ये लगता है कि यूएसए ने डायरेक्ट एटम बम पटक दिया, लेकिन ऐसा नहीं। इस बीच बहुत ज्यादा वॉर हुई है इन दो देशों के बीच में। वहीं दूसरी ओर रशिया ने भी जर्मनी को पीछे ढकेलना चालू कर दिया था और उसी बीच बहुत सारे जान माल की हानि हुई थी और यूएसएसआर भी इसी कारण एलाइज पावर को ज्वाइन कर चुका था और 1942 में एलाइज पावर ने जर्मनी को पीछे ढकेल चुके थे। इटली भी लीबिया से पीछे जा चुका था और एलाइड पावर फ्रंट फुट पे खेलना चालू कर चुके थे। इटली के भी मेन लैंड पे उन्होंने कब्जा कर लिया था, उन पर आक्रमण कर दिया था और जो मुसोलिनी था वो अरेस्ट हो गया था 1943 में। और सोवियत आर्मी ने भी ईस्टर्न यूरोप के कई हिस्से जर्मनी से जीत लिए थे। एलाइड आर्मी नॉर्दर्न इटली को तो जीत ही चुकी थी, अब जापान बचा था और जापान भी इंडिया पे अटैक कर रहा था। इंडिया से भी एक आर्मी जुड़ी थी इन एक्सिस पावर के साथ, जिसका नाम था फ्री इंडियन लीजन या फिर एक और कह सकते हैं इंडियन नेशनल आर्मी। 6 जून 1944 को एलाइड आर्मी नॉर्दर्न फ्रांस को वापस ले चुकी थी। फ्रांस अब आज़ाद हो चुका था और जर्मनी को पीछे ढकेल चुका था और 1945 में जर्मन आर्मी जो है वो सरेंडर कर चुकी थी और हिटलर जो है वो सुसाइड कर चुका था। लेकिन उसके सुसाइड पे बहुत सारी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है। कोई मानते हैं कि नहीं वो सुसाइड नहीं किया था, किसी को लगता है कि वो भाग चुका था, कई लोग बिलीव नहीं करते। तो इसको लेकर एक अलग कॉन्स्पिरेसी है, उसकी एक अलग डॉक्यूमेंट्री आपको बहुत सारे रिसोर्सेस मिल जाएंगे ये सब के बारे में गहन अध्ययन करने के लिए, इन सब के बारे में जानने के लिए। बर्मा, इंडोनेशिया, फिलीपींस वो भी एलाइज ने छीन लिए थे वापस। फिर उसके बाद अब अगली बारी थी जापान की। जापान को भी इन्वेट करना रह गया था और यूएसए का प्लान था कि वो किसी तरह से जापान को इन्वेट करे, लेकिन उसमें कैजुअलिटीज बहुत बढ़ी जाती क्योंकि जापान एक पूरा का पूरा आइलैंड है और उसमें घुस पाना बहुत लगभग नामुमकिन था। किस्मत से उस समय यूएसए ने एटम बम का आविष्कार कर चुका था और 6 अगस्त को उसने हिरोशिमा में और 9 अगस्त को नागासाकी में बम पटका। अब आप सोच रहे होंगे कि उन्होंने हिरोशिमा में ही क्यों पटका और नागासाकी में, क्योंकि ये 2 ऐसे शहर थे जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग बहुत ज़्यादा थी, युद्ध के जो सामान थे वो यहीं से ही आ रहे थे। और जापान जो है वो 15 अगस्त को खुद को सरेंडर कर चुका था। इसी 15 अगस्त के इसी तारीख के कारण ही जो भारत की आज़ादी का जो तारीख तय किया था माउंटबेटन ने, वो 15 अगस्त को ही किया था। अब हम जानते हैं कि इस युद्ध के बाद आखिर क्या हुआ। जो यूएसए और यूएसएसआर के बीच जो था कोल्ड वॉर चालू हो गया था, क्योंकि ये 2 महाशक्तियां अचानक से उभर कर आ गई थी और पूरी दुनिया 2 ब्लॉक्स में बट चुकी थी। यूएसएसआर, यूएसए, फ्रांस ये सब फिर से जर्मनी पे कब्जा कर चुके थे अपने अपने हिस्सों में। एक बर्लिन वॉल बना दी गई जो कुछ सालों तक टिकी और बाद में 1990 में इस बर्लिन वॉल को तोड़ दिया गया और बहुत बड़ी तादाद में एक ट्रांसफ़र चालू हो गया था। जो जर्मन के लोग थे या फिर जो उस इतनी सिटी को बिलोंग करते थे उनको वहाँ से देश निकाला दिया जाने लगा, क्योंकि उनको डर था कि कहीं ये
आगे चल के फिर से बदला ना लेने लगे वहीं पे रह के। तो ये उस समय ये डिसीजन सही था या गलत था वो कह नहीं सकते, मेरे हिसाब से तो ये सही था। इस युद्ध के बाद जो यूरोपियन कंट्रीज थी उनको आर्थिक रूप से बहुत नुकसान हुआ था और यूके और फ्रांस जो एक एम्पायर बनाए हुए थे, इनके ग्लोबल पावर का स्टेटस खत्म हो चुका था, इनकी डीकोलोनाइजेशन चालू हो गई थी और फिर उसके बाद आगे कोई इस तरह का युद्ध ना हो इसलिए लीग ऑफ नेशन की ही तर्ज पर इन्होंने एक संगठन बनाया जिसका नाम था यूएनओ यानी यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसका काम था कि वर्ल्ड वॉर 3 ना हो। और अभी तक तो हम कह सकते हैं कि ये लोग सफल हुए हैं, इतने सालों बाद भी अब तक वर्ल्ड वॉर 3 नहीं हुआ। कोरिया भी 2 पार्टों में डिवाइड हो गया। अगर कम्युनिस्ट रशिया जो थी, यूएसएसआर जो थी उस समय कम्युनिस्ट पार्टी थी, इसलिए नॉर्थ कोरिया कम्युनिस्ट की हो गई और जो साउथ कोरिया था वो यूएसए का हो गया। आज भी हम देख रहे हैं कि वहाँ पे नॉर्थ कोरिया में डिक्टेटरशिप है और साउथ कोरिया डेमोक्रेटिक है। जापान और यूएसए के बीच संधि हुई जिसमें अनकंडीशनल सरेंडर हुआ था और उस संधि में ये था कि जापान अब कभी भी अपनी आर्मी नहीं बना सकेगा और अगर जापान पे कोई भी हमला होगा तो उसे यूएसए पे ही हमला माना जाएगा। जापान में डेमोक्रेसी की स्थापना हुई, मोनार्कीज आज भी है लेकिन वो उतनी इफेक्टिव नहीं है। चाइना में फिर से सिविल वॉर चालू हो गया था जो वहाँ की कम्युनिस्ट और डेमोक्रेटिक पार्टीज के बीच में था, जो कि चलता रहा। 1949 में खत्म हुआ, कम्युनिस्ट जीत गए और जो डेमोक्रेटिक थे वो ताइवान में शिफ्ट हो गए। ये दोनों अपने देश को एक अलग नाम से बुलाते हैं। अगर आप गौर करें, जिस चाइना को हम जानते हैं वो चाइना खुद को कहता है पीपल्स रिपब्लिक्स ऑफ चाइना और जो दूसरा जो ताइवान है वो अपने आप को चाइनीज टैपी बोलता है। और फिर उसके बाद एक नए देश की स्थापना हुई जिसका नाम था इजराइल। अब हम यहूदियों के बारे में बात करते हैं कि बहुत एक हॉलोकॉस्ट हुआ था जिसमें बहुत सारे यहूदियों को मारा गया था। कि पहले तो सिर्फ मार्किंग की थी, फिर उनके सिविल अथॉरिटीज छीन लिए थे, उनके फंडामेंटल राइट्स छीन लिए गए थे और फिर उनको एक जगह इकट्ठा किया गया, उनको गैस चैम्बर में झोंक के उन्हें मार डाला गया और करीब 60 लाख से 1 करोड़ या 110 करोड़ यहूदी मारे गए थे। अब हम जानते हैं कि इंडिया की उस समय क्या पोजीशन थी। चूंकि इस वॉर में ब्रिटेन इन्वॉल्व था तो ब्रिटेन के साथ साथ पूरी कॉमनवेल्थ कंट्रीज, उनके जो एम्पायर में जितने देश थे वो सब इन्वॉल्व थे, चाहे वो न्यूजीलैंड हो या फिर ऑस्ट्रेलिया हो। ठीक उसी तरह इंडिया भी इन्वॉल्व था और इस युद्ध में इंडिया पे भी बहुत अफेक्ट डाला था क्योंकि उस समय का युद्ध विंस्टन चर्चिल लीड कर रहे थे और उन्हें चावल, अनाज ये सब चाहिए था। तो उन्होंने जो अनाज बंगाल में आना था वो पूरा अनाज जो है इन्होंने सोल्जर्स की सप्लाई में ही लगा दिए और बंगाल में 30 लाख लोग भूख से ही मर गए, जिसे बंगाल फेमाइन पे के नाम से भी जाना जाता है। तो ये था वर्ल्ड वॉर 2 का इतिहास। आज की वीडियो में बस इतना ही। ऐसे और वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।